हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन। और यह जो क्वेश्चन है, यह आपका 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। जो आपका एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 को, पेपर वन में सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी से जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे सीडीपी का। देखिए, सीडीपी में आपका 30 नंबर का 30 प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस तरह से 30 क्वेश्चन 30 नंबर की होती है सीडीपी में। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का बहुत सारे फायदा है। पहली है कि प्रश्न जो पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की पैटर्न की जानकारी जो मुझे मिलती है, वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने से ही मिलती है। कि प्रश्न में जो पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न, वह किस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है, पहला फायदा हुआ प्रश्न की पैटर्न को समझने में। दूसरा, बहुत सारे प्रश्न जो होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होती है, वह एग्जाम में रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तीसरा, कि पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में मदद करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। और बहुत अधिक आपको एग्जाम को पास कराने में मदद करती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सिर्फ यह क्वेश्चन आपकी आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेगी। देखिए, सीटेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है। और ये जो देख रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यह सीटेट का ओरिजिनल पेपर है और यह एग्जाम हुआ था 2023 में। 20 अगस्त 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट के एग्जाम पास कर सकते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ आप 2011 से लेकर के, जब से सीटेट के एग्जाम की शुरुआत हुआ है 2011 से लेकर के 2024 तक, सीटेट के एग्जाम में यानी अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ उतना को पढ़ लेते हैं ना, तो मैं लिखित गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम को पास कर जाएंगे। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है, आपका इसी आधार पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को जो घुमाता है, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको इसी टाइप से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन एक ही होता है, सिर्फ पूछने का जो भाषा होती है ना, उसको पैटर्न को चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन यही होती है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। चैनल पर नया है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 अगस्त 2023 में सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। अब ये डिस्ग्राफिया दिया हुआ है और इस पर 4 ऑप्शन आपसे आप 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सही उत्तर है। देखिए, डिस्ग्राफिया क्या होती है? डिस्ग्राफिया जो होती है, यह लेखन संबंधी विकार होती है। इस विकार में बच्चे जो है, किसी शब्द या अक्षर को सही आकार में नहीं लिख पाता है। ठीक है, यह बच्चों में पाए जाने वाला एक विकार है डिस्ग्राफिया।
और यह लेखन संबंधी विकार होती है, जिसमें बच्चे जो इस विकार से जो ग्रसित होता है बच्चे, वह किसी अक्षर या शब्द को सही से लिख नहीं पाता है। ठीक है, कभी लाइन को ऊपर, कभी लाइन के नीचे, अनियमित आकार वाले अक्षर को लिखता है, जिससे आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। वैसा तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई से संबंधित होती है, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। सीधा सीधा याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया जो होती है यह लेखन संबंधी विकार होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार जो है ना, आपका ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या है? ये आपका लेखन संबंधी विकार होती है। इसमें जो है ना, बच्चे जो है अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया जो है एक ऐसे तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई से है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है डिसलेक्सिया, यह पढ़ने संबंधी विकार होती है, पठन संबंधी विकार होती है डिसलेक्सिया। इसमें अक्षरों को या शब्दों को उल्टा करके पढ़ता है, जैसे शाक को शाबक पढ़ेगा। ठीक है, यानी अक्षरों को उल्टा करके जो जिसमें जो पढ़ता है बच्चे, उसको वो कौन सा विकार होता है? उसमें होता है डिसलेक्सिया, यानी पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, इसमें बच्चे किसी शब्द या अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई को महसूस करता है। किसमें? डिसलेक्सिया में। डिस्ग्राफिया जो है यह लेखन संबंधी विकार होती है। इसमें बच्चे किसी शब्द या आकार को लिखने में कठिनाई महसूस करती है। तो हमसे पूछा गया था डिस्ग्राफिया के बारे में। तो डिस्ग्राफिया क्या है? यह एक ऐसा तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है विभेदित निर्देशन, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है संवर्धन, यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है त्वरण यानी गतिवर्धन। हाँ, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण गतिवर्धन कहते हैं। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण गतिवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पहला है कथन पाठचर्या में अनुकूलन करें। दूसरा कथन है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तीसरा कथन है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। और चौथा कथन है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। उपयुक्त में से कौन से सही है? देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए बताइए? तो पाठचर्या में अनुकूलन करना चाहिए। ठीक है, पहला कथन सही हो जाएगा। उसके बाद विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ठीक है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना चाहिए समावेशी कक्षा में। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। शिक्षक जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में स्वयं की जानकारी होना चाहिए, स्वयं की अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तीसरा कथन भी सही है। तो दिया गया कथन के अनुसार जो है ना, आपका 1, 2, 3 ये तीनों कथन आपका सही कथन है। चौथा कथन है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें।
नहीं, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है, तो यह कथन आपका क्या है, गलत हो जाएगा। तो कौन-कौन सा कथन सही है? तो दिया गया कथन के अनुसार जो है, पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, ये तीनों कथन सही है एक समावेशी कक्षा के लिए, ठीक है? तो आपका जो है कथन 1, 2, 3 आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेकंड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, परिवार जो होती है यह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार होती है। बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में यानी अपने माता पिता से ही सीखते हैं। तो परिवार को समाजीकरण का प्रथम संस्था कहा जाता है। दूसरा उसके बाद आता है विद्यालय। बच्चे अपने परिवार से सीखने के बाद जब विद्यालय में जाते हैं तो अपने अपने साथ जो परिवार में सीखते हैं वो अपनी भाषा को लेकर जाते हैं विद्यालय में। तो विद्यालय जो है यह समाजीकरण की माध्यमिक यानी द्वितीयक संस्था मानी जाती है विद्यालय। तो प्राथमिक संस्था जो होती है उसकी परिवार होती है और द्वितीयक संस्था जो होती है वह परिवार उसका क्या होती है, विद्यालय होती है। ठीक है। तो शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो यह प्राथमिक संस्थाएं होती है। बच्चे सबसे पहले परिवार में सीखते हैं। तो परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम प्रथम संस्था होती है। उसके बाद जो है ना प्रारंभिक बाल्यावस्था, जब बच्चे 6 साल की हो जाती है तो वो स्कूल जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो माध्यमिक यानी द्वितीयक। तो विद्यालय जो होती है यह समाजीकरण की माध्यमिक यानी द्वितीयक संस्था होती है। तो दिया गया कथन के अनुसार आपका प्राथमिक और माध्यमिक ये आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार जो है ना आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका जो है ना सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि लय वागोत्स्की के अनुसार, देखिए लय वागोत्स्की के अनुसार लय वागोत्स्की क्या कहता है? तो लय वागोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लय वागोत्स्की के अनुसार भाषा विकास जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है? सुगम बनाता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका कथन है? यह कथन है आपका लय वागोत्स्की का। ठीक है, भाषा विकास जो होती है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर यह मानता है या सोचता है कि समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? यह लॉरेंस कोहलबर्ग के किस नैतिक तर्क के अनुसार बच्चे किस स्तर पर होते हैं जब इस तरह के बातों को मानता है, बताइए? तो यह था पारंपरिक स्तर। क्या होगा? पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, पारंपरिक स्तर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न की निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दिया हुआ है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण आर है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। अभी दोनों में से कौन सा आपका सही कथन है, बताइए? देखिए,
शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से क्या है, बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। तो पहला कथन यह सही होगा। इसका कारण है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। देखिए, बच्चे अपने समाज, आस-पड़ोस से भी सीखते हैं। तो सामाजिक संपर्क जो होती है, वो सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक माना गया है। तो इसका कारण आर भी सही है। तो दिया गया कथन के अनुसार ए और आर दोनों सही कथन है और आर जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जो है ना आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न आपके सामने है, देखिए। प्रश्न नंबर 8 कहता है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य जो है, यह विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? यह विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। प्रश्न के किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? कितने साल के बच्चे को पहेलियों और चुटकुलों के माध्यम से पढ़ना पसंद होते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये 7 वर्ष के बच्चे, ठीक है? 7 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उनको शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिससे शब्दों का खेल शामिल हो। कितने साल के बच्चे? तो ये होगा 7 वर्ष के बच्चे। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने नारियों को क्या है, उसकी बुद्धि क्षमता को कम आंका था। तो नारीवादी दृष्टिकोण से इसकी आलोचना किया गया था। किसका? किसका किया गया था? कोहलबर्ग को किया गया था। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षाओं की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केंद्रीयन। क्या होगा आपका? केंद्रीयन होगा। सेकेंड राइट आंसर होगा केंद्रीयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि जो होती है, यह स्थिर होती है और कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है और धीमी होती है, और सोच जो होती है यह तार्किक होती है। तो ऑप्शन आपका जो प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश होती है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि जो होती है ना, स्थिर होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि बालावस्था में जो है ना, वृद्धि जो है धीमी होती है और सोच क्या होती है? तार्किक होती है। तो दिया गया ऑप्शन के अनुसार आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? देखिए, स्थूल गति कौशल जो है, ये आपका कौन होगा? पहला ऑप्शन है बुनाई, दूसरा ऑप्शन है तैरना, तीसरा ऑप्शन है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना और चौथा ऑप्शन है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना।
इन चारों में से कौन होगा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण, बताइए। तो स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण जो है आपका तैरना है। क्या है आपका? तैरना है। ठीक है, तैरना लिखना ये सब क्या है? स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा तैरना। तो अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यह पालन करता है शीर्षगामी यानी अवरोही, समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सेकंड राइट आंसर होगा, शीर्षगामी यानी अवरोही, समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहर की तरफ। ठीक है, भौतिक वृद्धि और विकास जो है ना, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करती है, तो शीर्षगामी और समीपस्थ। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया ऑप्शन में क्या आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि है और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, यह किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और इन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास जो होता है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, और मूर्तिकार के पास जो होती है वह दिक्स्थान बुद्धि होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका जो है ना थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कैसा ऑप्शन जो है ना क्या होगा आपका? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? थर्ड राइट आंसर होगा, अंतर्व्यक्ति और दिक्स्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो यह बल देता है आपका आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है आपका अनुभवात्मक अधिगम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका जो होगी, यह होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर प्रदान करना। बच्चों को अधिक से अधिक सीखने को अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये दिया हुआ है आपके सामने, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण आ रहा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बताइए सही विकल्प कौन होगा इन दोनों में से? देखिए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। यह कथन आपका सही कथन है, अभिकथन है। इसका कारण आर है, सभी बच्चे जो होते हैं, सही बच्चे जो होता है वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यह भी कथन, इसका कारण आर भी सही है। तो कथन ए और इसका कारण आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? कौन सा प्रक्रिया जो है वह अधिगम के दौरान
योगदान नहीं देती है। तो ये आपका है गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण है ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहता है, दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो यह आपका है, कक्षाओं की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। यह विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण आर है, विशेष संस्कृति और बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यह कथन सही कथन है। अब देखते हैं ना कि हमारे जो समाज है उसमें जेंडर वाइज किया जाता है कि लड़कियां जो है खिलौने से खेल सकती है और लड़के कारे से, ठीक है। तो यह जो जेंडर वाइज जो है, यह जो आपका लैंगिक समानता जो है, यह किसने बनाया, यह हमारे समाज ने बनाया था। तो यह जो कथन दिया गया है, यह कथन आपका पहला सही है। इसका कारण आ रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। हाँ, इसका कारण आर भी सही है। देखिए बच्चों को किसने बताया कि तुम लड़कियां गुड़िया से खेलती है, लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलेगी और लड़के जो है ना वो कार के साथ खेलेगी। बच्चों को यह बात किसने बताया, यह बात हमारे समाज ने बताया है। तो इसका कारण आर भी क्या है, आर भी इसका सही है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए दिया हुआ है, प्रश्न की लय व गुत्थकी के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सहकर्मी सहयोग, बच्चे सहयोग, वो बच्चों कमजोर है उसको सहयोग के माध्यम से उसकी जो है ना उसको लर्निंग करा सकते हैं। तो लय व गुत्थकी के अनुसार बच्चों में सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, सहकर्मी सहयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न की लय व गुत्थकी के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, जब कोई बच्चे काम करते हैं या कोई भी काम करता है तो जो बोलता है ना काम करते समय, तो उसको क्या करते हैं, आंतरिक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इंटरनल स्पीच, आंतरिक वाक्य जो होती है वो क्या करता है बच्चों को, तो वह जो है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होती है, ठीक है। क्या होता है, बच्चों को अपनी सोच को सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होती है, आंतरिक वाक जो होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न के 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट के एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है, तो उसकी सोच की विशेषता कैसी है? तो उसकी सोच की विशेषता जीववादी है। बच्चे जो है ना, वह सजीव निर्जीव को नहीं समझ पा रहा है, जीववादी चिंतन है। तो ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, जीववादी चिंतन। ठीक है, बच्चे जो है ना, पहाड़, लुढ़कता हुआ पहाड़, ठीक है, चलती हुई पंखा, ये सबको क्या मानता है? सजीव मानता है। ठीक है, यानी उसमें जीववादी चिंतन है, उसमें सजीव निर्जीव में अंतर करने की क्या है, समझ नहीं होती है, यानी जीववादी चिंतन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? देखिए, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता जो होती है, यह होती है उसके बार बार दोहराव को और आवर्ती व्यवहार। ठीक है, यह किसकी विशेषता होती है? यह होता है स्वलीन स्वलीन स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता होती है। ठीक है, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, यह किसकी विशेषता होती है? स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है, शिक्षार्थियों के बीच संरचनात्मक चिंतन की सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण आ रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। बताइए इनमें से सही कथन कौन होगा? देखिए, यहाँ पर जो सही कथन आपका जो होगा, या कौन सा सही कथन होगा? तो यहाँ जो पहला कथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन की सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों को अवगत कराना चाहिए। हाँ, यह सही कथन है। ठीक है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। यह कथन सही होगा। इसका कारण आ रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने और समृद्ध करते हैं। ठीक है, ये भी इसका कारण आर भी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो कथन दिया हुआ है, आपका जो दोनों कथन जो है, यह दोनों कथन आपका क्या है? सही है। ये और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करती है। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? देखिए, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है, यह होना चाहिए कैसा? तथ्यों को रट कर यह नहीं होगा। यथावत याद करने की पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, यह भी नहीं होगा। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, यह भी क्या है? नहीं होगा। समलोचनात्मक चिंतन का विकास, हाँ, समलोचनात्मक चिंतन का विकास जो है, यह आपका अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। तो दिया गया आपका कथन के अनुसार आपका जो है कथन फोर्थ राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए आपको। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है, प्राथमिक लक्षण जो है, अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है ना, कैसा होना चाहिए? समालोचनात्मक चिंतन का विकास पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, बच्चे जो है ना, सबसे पहले आसान शब्द को सीखता है। ठीक है, आसान वाक्य को सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो विशिष्ट की यानी कठिन कठिन शब्द को सीखता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा कैसा होना चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे सबसे पहले सरल वाक्य को सीखता है, सरल शब्द को सीखता है, उसका धीरे धीरे जो है ना, वो कठिन शब्द को सीखता है। तो यह कैसा होना चाहिए? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह आपका लास्ट प्रश्न है सीडीपी का।
क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थियों को सीखने की अलग अलग तरीका होती है, अलग अलग सबकी अलग अलग सीखने की विविधता होती है, शैलियों में सीखने की विविधता सबकी अलग अलग होती है। इसका कारण क्या है कि विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को जितनी भी संस्कृति के जितनी भी संस्कृति या वर्ग, जो भी संस्कृति या वर्ग के बच्चे हो, वो सभी के ऊपर समान ध्यान देना चाहिए और सभी के साथ जितनी भी संस्कृति के जो भी जितने भी किसी भी संस्कृति के मानने वाले बच्चे हो, सभी के ऊपर समान व्यवहार करना चाहिए। सभी को उसका संस्कृति को सम्मान देना चाहिए कक्षा में, और साथ-साथ उसके संस्कृति को महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। ठीक है? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका क्लास सीडीपी का समाप्त हुआ। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का यह क्वेश्चन पेपर था। सभी क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।